दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जब उम्मीद से ज्यादा मिल जाता है ना तो खुशी कुछ ज्यादा हो जाती है। आज जो विपक्षी दलों की मीटिंग हुई पटना में और जिस तरह से मीटिंग के आउटकम की चर्चाएं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आज ज्यादा खुश कौन हुआ होगा, अरविंद केजरीवाल या बीजेपी। क्योंकि आज जो घटनाक्रम हुआ है वो दोनों बीजेपी और केजरीवाल की स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ है। आप चौंकिएगा नहीं, मैंने इसका डिटेल्ड विश्लेषण कल अपने वीडियो में किया था, जिसका लिंक आप इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। दोस्तों आज इंटरेस्टिंग बात यह रही कि आज दो तीन चीजें बहुत क्लियर हो गई और मैं आपके सामने कुछ 5 बुंदों पे ये चर्चा करूंगा कि आज की जो मीटिंग हुई थी उनमें क्या क्या बातें क्लियर हुई। देखिए, काफी समय से केजरीवाल साहब राहुल गांधी से मिलने के लिए तरस रहे थे। अब वैसे राहुल गांधी के घर में या कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जाते तो उचित नहीं था। आज एक न्यूट्रल फोरम नीतीश कुमार जी ने पटना में क्रिएट किया। केजरीवाल साहब को मौका मिल गया कि आज राहुल गांधी के सामने आमना सामना हो ही जाए, जो होगा देखी जाएगी। दिल्ली तमन्ना तो उनकी ये थी कि राहुल गांधी पहले ही मना कर देते जब वो दिल्ली में थे, लेकिन केजरीवाल ने कहा नहीं, एक बार मैं भी शक्ति परीक्षण राहुल गांधी के आमने सामने कर लेता हूं। वो अपने दल बल सहित अपनी पंजाब की एयर टैक्सी से, जिसके कस्टोडियन मान साहब हैं, उससे वो पटना पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे, उनका पहला सवाल ये था कि आप अपना जो राज्यसभा के अंदर ऑर्डिनेंस आएगा उस पर अपना विचार क्लियर करिए। राहुल गांधी साहब ने कह दिया, आप होते कौन हो? हमें जो करना होगा हम करेंगे, आप हम पे दबाव डालने वाले होते कौन? ये बहुत क्लियर मैसेज राहुल गांधी की तरफ से केजरीवाल को मिल गया। दोस्तों उम्मीद करिए कि अगर इसका उल्टा होता तो आज केजरीवाल राहुल गांधी से बड़े नेता हो जाते। इसका मतलब केजरीवाल साहब पूरी तमन्ना से गए थे कि अगर राहुल गांधी ने यह बोल दिया आमने सामने कि हाँ हम आपका समर्थन करेंगे, तो केजरीवाल आज पूरे देश में ये कहते कि देखिए पूरा विपक्ष मेरे साथ है और मैं अब मोदी को चुनौती दूंगा। लेकिन उनकी जो तमन्ना थी वो राहुल गांधी ने पूरी नहीं की। लेकिन इसका राजनीतिक फायदा केजरीवाल को हो गया। अब केजरीवाल साहब ने यह घोषणा कर दी है कि वो विपक्षी दल में जहां जहां विपक्षी मीटिंग्स में जहां जहां कांग्रेस होगी हम वहां नहीं जाएंगे। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि अब बीजेपी, कांग्रेस, विपक्षी गठबंधन और एक चौथा दल या चौथी जो धुरी बन रही है वो केजरीवाल साहब अपने आप को बनाना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे जो चुनाव होने वाले हैं राज्यों में, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव, पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि दो धड़े आमने सामने होंगे, बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन। लेकिन मुझे लगता है अब ऐसा नहीं होने वाला है। कम से कम 3 और चौथा धड़ा भी तैयार हो गया है। इसका मतलब जो ऑपोजिशन करना चाह रहा था अब वो नहीं होने वाला है। अब इससे ज्यादा खुशी की बात बीजेपी के लिए क्या हो सकती है? तो बीजेपी तो इस बात से खुश है। केजरीवाल साहब अपने पंख पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। अभी तक वो सिर्फ दिल्ली और पंजाब तक सीमित थे और ऑपोजिशन गठबंधन की ये सोच थी कि जो जिस राज्य में स्ट्रांग होगा वो वहीं चुनाव लड़ेगा, अपने पैर दूसरे की चादर में नहीं फंसाएगा। लेकिन केजरीवाल साहब तो अपना तंबू हर एक की जमीन पे गाड़ना चाहते थे। अगर वो गठबंधन सफल हो जाता और गठबंधन का हिस्सा बन जाते तो वो धर्म संकट में आ जाते कि वो अपना तंबू कहां गाड़ेंगे। लेकिन अब उनको पूरी खुली छूट मिल गई कि जब आप लोग मेरे साथ नहीं हो तो मेरे को रोकने वाले कौन होते। इसकी विस्तार से चर्चा मैंने अपने पहले वाले वीडियो में की है। तो केजरीवाल साहब को अब पूरा मैदान खेलने के लिए मिल गया और अब उन पे कोई लांछन भी नहीं लगाएगा। तो केजरीवाल साहब
इस बात से बहुत खुश हैं। दूसरा, केजरीवाल साहब का एक इलेक्शन एजेंडा होता है एंटी करप्शन या भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। अब ये जो कोलिशन पार्टनर्स थे या जो भी विपक्षी दलों का गठबंधन था, इसमें अधिकतर नेताओं पे करप्शन के केसेस चल रहे हैं। केजरीवाल साहब की जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो है करप्शन फ्री गवर्नेंस की। अब वो कितना करप्शन फ्री है वो अलग मुद्दा है। वो तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको बता दिया है कि आपके जो मंत्री हैं वो करप्शन में सम्मिलित हैं, तो ये जो आप सर्टिफिकेट बांट रहे थे खुद को, ये वैलिड नहीं है। कोर्ट ने इनके सर्टिफिकेट को नहीं माना। लेकिन मंच पे खड़े होके एक साथ लालू जी के साथ और बाकी भ्रष्ट नेताओं के साथ खड़े होके अगर ये फोटो खिंचवाते तो केजरीवाल साहब के जो विरोधी हैं उनको एक बिल्कुल ताजा मसाला मिल जाता कि देखिए ये भ्रष्टाचार विरोधी लोग जो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सत्ता में आए थे, आज भ्रष्टाचार से ही समझौता कर लिया सत्ता पाने के लिए। तो आज की मीटिंग ने केजरीवाल साहब को धर्म संकट से बचा लिया। ये केजरीवाल साहब का दूसरा फायदा हुआ। बीजेपी का एक फायदा इसमें यह भी हो गया कि जो छोटे छोटे दल बीजेपी को छोड़ के शायद गठबंधन में शामिल हो जाते, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ने की उम्मीद होती, तो वो थोड़ी दादागिरी बीजेपी के साथ करते। लेकिन आज की घटना के बाद बीजेपी निश्चिंत है कि ये छोटे दल अब उनको छोड़ के नहीं जाने वाले, क्योंकि जब विपक्षी दलों में ही एकता नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे। तो वो भी चुपचाप बैठेंगे कि यार जो चल रहा है वो चलने दो, बीजेपी के साथ कम से कम सत्ता में तो रहेंगे, कम से कम ईडी और सीबीआई के छापे तो नहीं पड़ेंगे, ज्यादा उछल कूद मत करो, चुपचाप बैठे रहो, जितनी सीटें मिलती हैं ले लो और चुपचाप चुनाव लड़ो और जैसा बड़ा भाई कहता है वैसे करते जाओ। तो छोटे दलों के साथ जो एक उछल कूद की संभावना थी वो काफी हद तक आज सॉल्व हो गई। रीजनल पार्टीज के लिए मुश्किल ये हो गई कि जिस तरह से आज राहुल गांधी का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस था, वो रीजनल पार्टीज के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जितनी रीजनल पार्टीज हैं वो सब कांग्रेस की कीमत पे ही बढ़ी हुई हैं। और अगर आज राहुल गांधी मीटिंग में ये कह देते हैं केजरीवाल को कि भाई हम आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, हम अपना निर्णय खुद लेंगे, आप हमारे पे दबाव डालने वाले कौन होते हो, ये इनडायरेक्टली मैसेज सारी रीजनल पार्टीज को भी था। अब उनका टेंशन ये हो गया है कि कल को अगर कोलिशन में राहुल गांधी की कांग्रेस उनके राज्यों में ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ती है तो उनकी बार्गेनिंग पावर उतनी नहीं होगी जितनी वो उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि कर्नाटक के रिजल्ट के बाद राहुल गांधी साहब के हौसले बुलंद हैं और इसका राजनीतिक फायदा वो पूरा उठाएंगे। ये बात भी क्लियर हो गई है। एक इंपॉर्टेंट बात और ये आई सामने कि जितनी भी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी, किसी ने भी केजरीवाल का नाम नहीं लिया। और ये मैं शुरू से आपको कह रहा हूं कि केजरीवाल साहब गली गली घूम रहे थे, हर प्रदेश की राजधानी में जाके विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे समर्थन जुटाने के लिए। लेकिन आज एक भी विपक्षी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल का नाम नहीं लिया, ना आम आदमी को कहा, रेफर किया। इसका मतलब आज मैसेज बहुत क्लियर था कि केजरीवाल साहब को ना तो वो पहले दिल से चाहते थे और अब दिमाग में भी उन्होंने मन बना लिया है कि अगर आपने आम आदमी पार्टी या केजरीवाल साहब के साथ ज्यादा पींगे बढ़ाई तो बीजेपी के साथ साथ आप कांग्रेस की भी नाराजगी ले लेंगे तो गठबंधन बनाएंगे किससे। इसीलिए हर आदमी आज बहुत कम बोल रहा था, नपे तुले शब्दों में बात कर रहा था और हर आदमी बहुत ही डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज से प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहा था। ये आज हमने देखा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 2028 और आने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का गठबंधन कोई रणनीति बना पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी साहब अपनी कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, केजरीवाल साहब अपनी चद्दर को फैलाना चाहते हैं
और दोनों ही जो रीजनल पार्टीज हैं उन्हीं की कीमत पे और उन्हीं के वोट बैंक पे हाथ डालेंगे, तो वो पार्टियां भी सहमी रहेंगी। वो भी अपने एरिया में कोशिश करेंगी कि ना आम आदमी पार्टी घुसे ना कांग्रेस घुसे, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ी करती है और कांग्रेस अपने कैंडिडेट खड़े करती है तो नुकसान रीजनल पार्टीज का ही होगा। इस स्थिति में जब वोटर को यह लगेगा कि यार ऑपोजिशन में तो दम है नहीं, बिखरा हुआ है, और अगर उसको अपना वोट खराब नहीं करना है तो जो वोटर साइडलाइन पे बैठे हुए हैं, जो आखिरी समय तक सोचते हैं कि उनके लिए क्या उचित होगा, उनका झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ेगा। यही तो बीजेपी चाहती है। तो आज की विपक्षी दलों की मीटिंग जो पटना में हुई थी उसने कई राज के ऊपर से, कई सस्पेंस के ऊपर से पर्दा उठा दिया। दोस्तों, अब पूरा चुनाव 10 महीने बाद है, 2024 का। 10 महीने में अभी तक इनका आपस में वेवलेंथ नहीं जमा है। अगली मीटिंग जुलाई के लिए कही गई है। फिर जुलाई में क्या होगा ये बात तो तय है कि अगर कांग्रेस वहां जाएगी तो आम आदमी नहीं होगी, और जब आम आदमी पार्टी वहां नहीं होगी और कांग्रेस डोमिनेंट फोर्स होगी, रीजनल पार्टीज कितना कंफर्टेबल होंगी पता नहीं। आम आदमी पार्टी अगर शिमला नहीं जाती है तो ये बात क्लियर है कि कम से कम 3 उम्मीदवार ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होंगे, जो बीजेपी के लिए खुशखबरी है। और इस मीटिंग के बाद बीजेपी अपने रीजनल पार्टनर्स के साथ रणनीति ये कह के बनाएगी कि देखिए साहब, हम ही आपके साथ हैं, इधर उधर भटकने की कोशिश ना करें। अब वक्त आ गया है कि चुनाव की तैयारी शुरू की जाए और जो हम कह रहे हैं आप उसको करें। आपके पास और कोई विकल्प है भी नहीं, क्योंकि इस समय करीब 50 पार्टियां हैं जो लोकसभा में, छोटी बड़ी पार्टियां जो रिप्रेजेंटेशन कर रही। हर आदमी अपनी सीट बचाना चाहेगा, तो कम से कम हर सीट पे 4 कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जो एक दूसरे के वोट काटेंगे। अब देखना यह है कि शिमला में जाके क्या कोई नई सद्बुद्धि आती है, या शिमला पहुंचने से पहले इतनी बयानबाजी हो जाएगी कि शिमला की गर्मी में भी सब टेंशन में रहेंगे। और जब बात हम शिमला की गर्मी की कर रहे हैं वो इसलिए कि आजकल गर्मियों में शिमला का टेम्परेचर कोई बहुत ज्यादा सर्दी वाला नहीं होता है। तो शिमला जाओ या दिल्ली में बैठ के चर्चा करो, रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। तो ये बात मुझे आपसे कहनी थी कि आज की जो विपक्षी दलों की घटना हुई है या जो मीटिंग समाप्त हुई है, इसने बहुत सारे पर्दे उठा दिए हैं। केजरीवाल साहब जो चाहते थे उनको वो मिल गया कि विपक्षी एकता अगर हो जाएगी तो उनके हाथ पैर बंध जाएंगे। अब वो स्वतंत्र हैं, जहां मर्जी अपने कैंडिडेट खड़े करें। बीजेपी के लिए ये चिंता थी कि अगर ये सारे लोग समझदारी का काम करेंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किलें होंगी, लेकिन जैसा अक्सर होता है कि इतने सारे, द टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, तो आज वही हुआ। तो बीजेपी के लिए खुशखबरी है। राहुल गांधी साहब के लिए खुशखबरी ये है कि उन्होंने अपनी पहचान दोबारा स्थापित करने की कोशिश करी, दबाव में नहीं आए, और रीजनल पार्टीज को भी ये बात समझ में आ गई है कि अपने अपने घर को बचाइए, ज्यादा उछल कूद ना करें, नहीं तो जो बचा खुचा घर है वो भी खत्म ना हो जाए। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पे मैं ये देख रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि आज की मीटिंग बेनतीजा निकली। मुझे लगता है कि जिसके मन में जो था उसको वो मिल गया। इससे ज्यादा आप क्या अपेक्षा करते हैं किसी भी मीटिंग के लिए? आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को लाइक करिए। फिर मुलाकात होगी एक और मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।